हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका दूसरा पार्ट सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 1 से लेकर 15 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, अर्थात जो ये सत्ता की साझेदारी है, इस बात से, इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है, आप इससे क्या समझते हैं, यह आपको बताना है। तो सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। जो सत्ता में साझेदारी है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का, अर्थात लोकतंत्र देश का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया, एक महत्वपूर्ण बेस माना गया। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया इस सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राज्य के नागरिकों यहाँ होना चाहिए था, अर्थात राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित हो। तो सत्ता में साझेदारी से आपको सिर्फ इतना समझना है कि सत्ता में साझेदारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना गया, क्योंकि नागरिकों द्वारा कोई भी सरकारी कामकाज होता है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया इस सत्ता में साझेदारी कहलाती है। अर्थात राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही सत्ता में साझेदारी है। और यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी तो आप समझ गए कि सत्ता का साझेदारी एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना गया है और उसमें आप निर्णय लेने के नागरिक जो होते हैं वे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो सत्ता है उस सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आधुनिक युग में राज्यों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। जो आधुनिक युग है उसमें हर राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। राज्यों का स्वरूप कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। स्वाभाविक है कि स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने का विकास कार्य नहीं हो सकता है और लोगों को जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण सत्ता के कई स्तरों को बांट दिया जाता है, इसे इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आपको सिर्फ इतना समझना है कि सत्ता के केंद्र के आधार पर बांट देना है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्यों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। राज्यों का जो स्वरूप है वह कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। इसीलिए स्वाभाविक है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रित होने पर विकास कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात कोई एक ही स्थान पर अगर कोई सत्ता केंद्रित हो जाए तो वह उस राज्य का विकास नहीं कर सकता है, उस जगह का, उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए लोगों के जीवन को सुखमय भी नहीं बना सकता है। इसी कारण जो सत्ता है उस सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है और यह सत्ता को बांटने द्वारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए किया जाता है कि हर स्थान पर लोगों का जीवन सुखमय बनाया जा सके और हर जगह, हर क्षेत्र का विकास हो सके। संघीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। जो संघीय शासन होती है, इस संघीय शासन की विशेषताएं तो बहुत होती है, लेकिन किन्हीं 2 विशेषताएं को ही आपका लिखना है। तो संघीय व्यवस्था की निम्न विशेषताएं, अर्थात 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त स्वीकार्य हैं। ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। ये जो संघीय शासन की व्यवस्था होती है इसमें से पहला विशेषता है कि इसमें प्रत्येक स्तर पर, सभी स्तर पर स्वायत्त सरकारें हैं और ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति ही उत्तरदायी हैं। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है, केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्यों की सरकारें। जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें 2 प्रकार की दोहरी सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय स्तर पर होता है और दूसरा राज्यों की सरकारें होती है। तो संघीय शासन की यही 2 विशेषता है कि सबसे पहली विशेषता इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकारें हैं, ये सभी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। और संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती हैं, केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्यों की सरकारें। पंचायती राज क्या है। जो पंचायती राज है यह ग्रामों में होता है, अर्थात गाँवों में होता है। तो यह पंचायती राज क्या है।
ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। जो ग्रामीण स्थानीय शासन होता है उस ग्रामीण स्थानीय शासन की निर्मित व्यवस्था को ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना करना है इसका लक्ष्य है। जो पंचायती राज होते हैं इसके 3 स्तर होते हैं। पहला गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। पंचायत समिति का 3 स्तर होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि पंचायती राज क्या है। तो ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना करना है इसका लक्ष्य होता है। और इसके मुख्य 3 स्तर होते हैं। पहला गाँव में तो इसका ग्राम पंचायत बनता है, प्रखंड में पंचायत समिति होते हैं और जिला में जिला परिषद। पंचायती राज का 3 स्तर होते हैं। समवर्ती सूची क्या है? यह जो समवर्ती सूची है यह क्या है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि भारत जो देश है इस भारत देश में संघीय शासन की व्यवस्था है। केंद्रों और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ समवर्ती सूची के बारे में पूछा जा रहा है। तो समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, विवाह, न्याय व्यवस्था वैसे ही विषय हैं। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, विवाह, न्याय व्यवस्था इस प्रकार के विषय रखे गए हैं और इन प्रकार के विषयों को केंद्र तथा राज्य दोनों की सरकारों में कानून बनाने का अधिकार मिलता है। और ये जो सूचियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। यह भी आपको याद रखना है कि सूचियां 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे? जो लोकतंत्र है वह जनता की सरकार होती है, कैसे होती है? तो आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो आप इसके बारे में तो जरूर जानते होंगे कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अतः यह जनता का ही सरकार है। सरकार हम लोगों के वोट से, हम लोगों के मतों से ही बनता है। इसीलिए लोकतंत्र जनता की सरकार कैसे है? तो लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जनता जो होती है वह स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वोट देके, मत देकर, और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अतः यह जनता का ही सरकार है। गठबंधन सरकार के 2 उदाहरण दें। जो गठबंधन सरकार होते हैं ये कैसे सरकार होते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। तो केंद्र में भाजपा और सहयोगी दलों का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसके 2 उदाहरण हैं। तो जो गठबंधन सरकार होता है इसका 2 उदाहरण पूछा जा रहा था। तो इसका पहला उदाहरण है केंद्र में भाजपा और सहयोगी दलों का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एवं दूसरा उदाहरण है पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल का अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये दोनों के दोनों इसके गठबंधन सरकार के 2 उदाहरण हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? जो बिहार राज्य है इस बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है वह किस प्रकार की होती है? यह जो पंचायती राज होती है यह 3 स्तर पर की व्यवस्था है। यह 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होती है। पहली ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद। पंचायती राज 3 स्तरों में विभाजित होती है। गांवों में ग्राम पंचायत, प्रखंडों में पंचायत समिति और जिलों में जिला परिषद। तो इसका जो 3 स्तर होता है, 3 स्तरों का आपको नाम रखना याद जरूरी होता है कि पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति एवं तीसरा जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुई? जो हमारा भारत देश है इस भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1950 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। तो आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो यह 1950 ईस्वी में शुरू हुई थी। और कहाँ शुरू हुई थी? तो यह राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर 1950 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारत में किस प्रकार की भाषा नीति है स्पष्ट करें? अर्थात जो हमारा भारत देश है इस भारत देश में किस प्रकार की भाषा की नीति है इस बात को स्पष्ट करें। तो भारत एक ऐसी भाषा नीति तैयार करती है जो कि अधिकतर भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारत देश जो है वह एक ऐसी भाषा नीति तैयार की गई है जो अधिकतर भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। वैसे तो भारत में बहुत अनेक भाषाएं हैं लेकिन कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। बी भाषाओं के जो भाषाएं होती हैं बी भाषाओं को समान रूप से संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है।
हिंदी को भारत की 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है से दर्जा दिया गया है। जो हिंदी भाषा है इसको 40% से भी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है से दर्जा दिया गया है। और इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है। जो हमारी भारत सरकार है यह किस प्रकार की भाषा नीति है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में ऐसी भाषा नीति तैयार की गई है जिसमें भारत के अधिक से अधिक जनसंख्या को शामिल कर लिया जाए। भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान किया गया है। 20 भाषाओं को सामान्य रूप से संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी को भारत के 40% से भी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए इसको दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इसीलिए इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी भाषा को। और इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति को अपनाई है। भारतीय भाषाई नीति, जो भारतीय भाषाई नीति है वह श्रीलंका की भाषा नीति से कैसे अलग है। भारतीय भाषाई नीति इस प्रकार बनाई गई है कि इसमें अधिकतम भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में नीति भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है कि भारतीय भाषाई नीति श्रीलंका की भाषा की नीति से किस प्रकार अलग है। तो जो भारत की भाषा की नीति है वह इस प्रकार इस विचार से बनाई गई है कि जिसमें भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व हो सके अर्थात शामिल हो सके। इस प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक की ख्याल रखा गया है। भारतीय भाषा के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिकों का ख्याल रखा गया है। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसी भाषाई नीति को बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और बाकी भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वहां की जनता के बीच व्यापक और असंतोष व्याप्त हो गया था और गृह युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी। हमने आपको इससे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था गृह युद्ध क्या होता है। तो गृह युद्ध में हमने आपको उदाहरण में बताया था कि सिंहली समुदाय के बीच यहाँ श्रीलंका में एक युद्ध हो गया था, उसी युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है। और यह गृह युद्ध किस कारण हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि जो भारत की भाषा नीति है वह इस प्रकार बनाई गई है कि भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या उसमें शामिल हो सके और देश के प्रत्येक नागरिक का भी ख्याल रखा जा सके। लेकिन इसके विपरीत जो श्रीलंका की सरकार है, उस श्रीलंका की सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया होगा और उन्होंने एक ऐसी भाषाई नीति को अपनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषा को ही उच्च प्राथमिकता दी गई थी और जो बाकी भाषा थे उन सभी को दरकिनार कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही, इसी के कारण ही वहाँ की जनता के बीच व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया था और इसी कारण वहां गृह युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। पंचायती राज के कोई 2 उद्देश्य बताएं। जो पंचायती राज होती है वह 3 स्तर पर होती है। हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें पूछा यह जा रहा है कि पंचायती राज के कोई 2 उद्देश्य को बताएं कि पंचायती राज का क्या उद्देश्य होता है, उसकी किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताएं। तो पंचायती राज के 2 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं में वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाना और दूसरा, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। पंचायती राज का पहला उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थानीय संस्था है उन संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को और भी अधिक सशक्त बनाना और इसका दूसरा उद्देश्य है स्थानीय मामलों की कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। ये पंचायती राज के 2 उद्देश्य हैं। वार्ड परिषद के क्या कार्य हैं। आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ जरूर वार्ड परिषद होगा और जो वार्ड परिषद होता है उसका क्या कार्य होता है। तो वार्ड परिषद के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, वार्ड की सड़कों, गलियों और नालियों की नियमित सफाई करना। वार्ड के अंतर्गत जितने सड़क आते हैं, जितने नालियाँ आते हैं और जितनी गलियाँ आती हैं, उन सभी सड़कों, गलियों और नालियों की नियमित सफाई करना ही वार्ड सदस्य का पहला कार्य होता है। सड़कों, गलियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करना वार्ड सदस्य का दूसरा कार्य होता है। वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसका निगरानी करना भी वार्ड सदस्य का ही कार्य होता है। और इसका चौथा कार्य होता है निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। वार्ड सदस्य के क्या कार्य हैं, तो वार्ड पार्षद के अर्थात वार्ड परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। इसका पहला कार्य होता है वार्ड की सड़कों, गलियों, नलियों की नियमित सफाई करना, सड़कों, गलियों तथा आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करना, वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त रखना तथा उसका निगरानी करना और इसका जो सबसे मुख्य और सबसे अहम कार्य होता है निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना वार्ड परिषद का कार्य होता है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं। जो ग्राम पंचायत होते हैं उन ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत के आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला, कर स्रोत अर्थात टैक्स, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। पहला इसका कर स्रोत होता है। दूसरा, फीस और रेट स्रोत होता है जिसमें वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जल आपूर्तियों, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय बनाकर फीस और रेट रखा जाता है। और
वित्तीय अनुदान राज्य वित्त के आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत होता है उस ग्राम पंचायत को इनकम कैसे होता है वह इसमें पूछा जा रहा है कि उसको इनकम के क्या स्रोत होते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो इनकम होता है वह निम्नलिखित स्रोत से होता है। सबसे पहला तो कर स्रोत से, अर्थात वह कर वसूलता है, होल्डिंग से, व्यवसाय से, व्यापार से, पेशा से और नियोजन से। दूसरा वह फीस और रेट लेता है, वाहनों का निबंधन करता है, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जल आपूर्तियों, गली और अन्य स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था कर शौचालय की व्यवस्था कर तथा मूत्रालय की व्यवस्था कर फीस और रेट से आय को प्राप्त करता है। और वित्तीय अनुदान जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। तो ये तीन ऐसे चीज़ हैं, इन तीनों के कारण ही ग्राम पंचायत के आय उत्पन्न हो पाते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत आय कर पाते हैं, इनकम कर पाते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो ग्राम सभा है यह क्या है। तो ग्राम सभा यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कहा जाता है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा को। और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी करता है। तो ग्राम सभा आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा पंचायत की एक व्यवस्थापिका सभा होती है। और ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी रहने वाले वयस्क होते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं, वे ग्राम सभा के सदस्य के होते हैं। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है और मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी करता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ नहीं आ पाया तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अपलोड कर दिया जाता है और आप स्वयं से PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और आप इस वीडियो को भी स्पीड बढ़ाकर दुगनी स्पीड करके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।